हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल क्लिक टू लर्न में स्वागत है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 2025 में जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी का कलेक्शन लेकर आया हूं। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अच्छा, इस बार बहुत सारे स्टूडेंट इस बात से परेशान थे कि ये कंप्यूटर का प्रश्न आ कहाँ से रहा है, तो इसमें परेशान होने वाला कोई बात नहीं है। ये सारे के सारे प्रश्न माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और साइबर सिक्योरिटी से आ रहे थे। तो मैं आपको ये सारे प्रश्न अपने चैनल के माध्यम से कराऊंगा, जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और इस बात का मैं ज़रूर आपसे वादा करूंगा कि जितने भी सारे प्रश्न हैं वो सभी के सभी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आए, और अगले एग्ज़ाम के जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए, अगले एग्ज़ाम जब भी देने जाए तो उसमें किसी भी तरह का परेशानी ना हो। चलिए अब देखते हैं कंप्यूटर क्वेश्चन को। देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर सामान्यतः कहाँ स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा प्रिंटर और तीसरा हार्ड डिस्क और चौथा है मॉनिटर। तो कंप्यूटर में जितने भी फाइल फोल्डर्स होते हैं, जितने भी फ़ोटो होंगे, वीडियोज़ होंगे, सभी के सभी हार्ड ड्राइव में सेव किए जाते हैं। तो इसका आंसर हार्ड ड्राइव में हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी, ये जी मतलब ग्रेजुएशन लेवल हो गया 21/6/2025 का, ये 3rd शिफ्ट में आया था। आइए समझते हैं हार्ड डिस्क क्या है, यानी कि हार्ड ड्राइव क्या है। तो कंप्यूटर में जितने भी फाइल फोल्डर्स होते हैं उन सभी को स्टोर करने के लिए कोई ना कोई एक उपकरण की ज़रूरत होता है, और उस उपकरण को हार्ड डिस्क बोला जाता है। ठीक, अब हार्ड डिस्क पहले कंप्यूटर में हार्ड डिस्क यूज होता था, लेकिन नए टेक्नोलॉजी आने की वजह से अब कंप्यूटर में एसएसडी यूज होने लगा। और एसएसडी जो है ये हार्ड डिस्क से बहुत ही फास्ट काम कर रहा है। ये हार्ड डिस्क हो जाएगा और ये हमारा एसएसडी हो जाएगा। तो एसएसडी जो है जो हार्ड डिस्क से बहुत ही फास्ट काम करता है। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। हालांकि ये देख लीजिएगा पहले कीबोर्ड, तो कंप्यूटर ये कीबोर्ड का ही पार्ट्स है, कीबोर्ड कंप्यूटर का पार्ट्स है, प्रिंटर भी है और मॉनिटर भी है। कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, उसके बाद प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर पूछ रहे हैं बोले तो ये आउटपुट डिवाइस है। ये आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चन में पूछता है कि निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है और कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो इसकी जानकारी आपको रखना अति आवश्यक है। जैसे इनपुट डिवाइस की बात करें तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि कोई भी फाइल फोल्डर, मतलब कोई भी डेटा अगर बाहर से कंप्यूटर में इंटर करा रहे हैं, जैसे बाहर से कोई भी डेटा कंप्यूटर में इंटर करा रहे हैं तो उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं, और कंप्यूटर से जितने भी डेटा बाहर निकलते हैं उनको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ड ड्राइव। ठीक, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि विंडोज में कौन सा फीचर आपको गलती से डिलीट हुई फाइलों को पुनः प्राप्त करने की सुविधा देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई फोल्डर है या फिर कोई फ़ोटो है या फिर कोई वीडियो है। जैसे मान लीजिए आप गलती से डिलीट कर रहे हैं, आपको गलती से डिलीट कर दे रहे हैं इस फोल्डर को। जैसे मान लीजिए ये कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है या इमेज है, इसको गलती से आप डिलीट कर दे रहे हैं या फिर जानबूझ के डिलीट कर दे रहे हैं। तो ये जो फोल्डर है डिलीट होने के बाद में कहाँ जाता है, तो ये कंप्यूटर से जितने भी फोल्डर डिलीट होंगे, जितने भी फाइल डिलीट होंगे, सभी के सभी ये रिसाइकल बिन में जाता है। तो इसका सही आंसर रिसाइकल बिन हो जाएगा। अब आके समझते हैं रिसाइकल बिन क्या होता है। तो रिसाइकल बिन ये डेस्कटॉप पे कचरा का डिब्बा जैसा होता है, ये रिसाइकल बिन का आइकन है। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी फाइल फोल्डर कंप्यूटर से डिलीट होगा, ठीक है, वही इसमें जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई पेन ड्राइव लगाए हैं, ठीक है, बाहर से कोई पेन ड्राइव लगाए हैं और इस पेन ड्राइव से डेटा डिलीट करेंगे तो ये रिसाइकल बिन ना जाता है, ये डायरेक्ट परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ठीक है, मतलब कि ये रिसाइकल बिन में ना जमा होकर हमेशा के लिए पेन ड्राइव से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर से डिलीट कर रहे हैं, कोई भी डेटा कंप्यूटर से डिलीट कर रहे हैं, तो ये रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाता है। और इस डिलीट करने का भी 2 तरीका होता है। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे डिलीट करना है कि रिसाइकल बिन में ना जाए, तो कीबोर्ड में एक शिफ्ट बटन होता है, शिफ्ट पकड़कर अगर डिलीट कीजिएगा, यानी कि शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन दबाइएगा, तो ये रिसाइकल बिन में ना जाकर परमानेंट रूप से डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर आपको एक बार चांस देता है कि अगर गलती से कोई डेटा डिलीट हो गया, कोई फाइल डिलीट हो गया है, तो आप पुनः उसे रीस्टोर कर सकते हैं। रीस्टोर का मतलब अगर डिलीट हो गया तो आप रिसाइकल बिन से जाकर वापस ला सकते हैं। ठीक, चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पर अपनी फाइलों को व्यवस्थित रखने का अच्छा तरीका क्या है। यानी कि कंप्यूटर में, जैसे आपका कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, उसमें फाइल और फोल्डर्स को सबसे अच्छा तरीका रखने का क्या है।
तो अब ऐसे बहुत अब बोल सकते हैं इसको समझने के लिए कि जैसे मान लीजिए फ़ोटो है तो आप फ़ोटो नाम का एक फ़ोल्डर बना दिए हैं। उसके बाद में ये मान लीजिए फ़ोल्डर एक हो गया, इसका नाम फ़ोटो कर दे रहे हैं। दूसरा मान लीजिए एक ये दूसरा फ़ोल्डर हो गया, इसका नाम हम डीओसी कर दे रहे हैं कि इसमें मेरा डॉक्यूमेंट रहेगा। और तीसरा ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मूवी का है, इसमें मैं मूवी लिख दिया। ठीक है, यही बोल रहा है कि फाइलों को व्यवस्थित रखने का अच्छा तरीका क्या है। जैसे आप फ़ोटो भी ये वहीं रख दिए हैं, डॉक्यूमेंट भी वहीं रख दिए हैं, मूवी भी वहीं रख दिए हैं, तो थोड़ा सा ढूंढने में परेशानी होता है। ठीक, तो इसके लिए अच्छा तरीका होगा कि फ़ोटो के लिए फ़ोटो फोल्डर बना दिए, डॉक्यूमेंट के लिए डॉक्यूमेंट का फोल्डर बना दिए, मूवी का फोल्डर बना दिए। तो इसका ऑप्शन ढूंढने के इनमें से कौन सही है। तो कंप्यूटर पर अपने फाइलों को व्यवस्थित रखने का अच्छा तरीका क्या है। तो ऑप्शन पहला कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के फाइलों के लिए अलग अलग फोल्डर्स का उपयोग करें। हाँ सही है, लेकिन आपको आगे क्वेश्चन भी पढ़ना जरूरी है, मतलब अगला ऑप्शन भी पढ़ना जरूरी है। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही हम निर्णय लेंगे कि कौन सी ऑप्शन सही है। फोल्डर्स को नियमित रूप से हटाएं, ये तो कतई सही नहीं है। सब कुछ एक ही फोल्डर में स्टोर करें, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सब कुछ एक ही फोल्डर में डिलीट करेंगे तो उसको सब कुछ एक ही फोल्डर में स्टोर करेंगे तो उसको अच्छा तरीका तो बोल नहीं सकते हैं। फाइल के नाम हर दिन बदले, ये कोई तरीका नहीं हो सकता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है विभिन्न प्रकार के फाइलों को अलग अलग फोल्डर्स का उपयोग करें। ठीक, तो विभिन्न प्रकार के फाइलों को अलग अलग फोल्डर्स में सिलेक्ट करें। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हालांकि मैंने ये टैब फर्स्ट बार लिया हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, चलते हैं अगले हम क्वेश्चन पे अपना। और अगला क्वेश्चन है मेरा कि कंप्यूटर सिस्टम में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते समय जब आप कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो क्या होता है। हाँ, कंप्यूटर में इस बार एनटीपीसी में लगभग प्रत्येक दिन एक शॉर्टकट की ज़रूर ही पूछा है, तो आपको शॉर्टकट की याद करके ही जाना होगा। हालांकि हम आपको पूरा का पूरा पेज दे देंगे शॉर्टकट की का, और याद भी करवा देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। तो शॉर्टकट ज़रूर याद करके जाइएगा। अब जैसे ही जिसका अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम है तो इसको देखकर ही जाए, इसको देखकर जाएगा तो बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते समय जब आप कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो क्या होता है। तो जब कंट्रोल एस पर से प्रेस करते हैं, कंट्रोल एस, तो ये मिनट देखते हैं इस क्वेश्चन को कि कंप्यूटर सिस्टम में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते समय जब आप कंट्रोल एस प्रेस बटन करते हैं तो क्या होता है। तो कंट्रोल एस बटन प्रेस करने से डॉक्यूमेंट, जो भी आप डॉक्यूमेंट खोले हैं वो सेव हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई डॉक्यूमेंट है, इसमें जितने भी कार्य किया गया है, जैसे लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, या फिर जितने भी इमेज ऐड किए गए हैं, जैसे मान लीजिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही है, इस वर्ड को सेव करना होगा तो इसे कंट्रोल एस बटन प्रेस करेंगे। जब कंट्रोल एस बटन प्रेस करेंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट खुला हुआ है ये सेव हो जाएगा। अच्छा, सेव इसलिए करेंगे, हो सकता है भविष्य में इस फाइल को कभी ज़रूरत पड़ जाए तो उसे सेव करके रखते हैं। अपने मोबाइल में भी फ़ोटो इसीलिए स्टोर करके रखते हैं क्योंकि हो सकता है कभी ज़रूरत पड़ जाए। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि वर्तमान डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, यानी कि जो वर्तमान डॉक्यूमेंट खुला हुआ है इसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस बटन का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट टाइप करके कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने की सुविधा देता है। बात करेंगे इनपुट डिवाइस का कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो आपको पीछे ही भी हम बताएंगे इनपुट डिवाइस क्या होता है। कंप्यूटर में बाहर से जितने भी डेटा इनपुट कराया जाता है, जिस मशीन के द्वारा इनपुट कराया जाता है उस मशीन को इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक, और कंप्यूटर से जितने भी डेटा बाहर निकलता है, जिस मशीन के द्वारा निकलता है उस मशीन को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो इसमें इनपुट डिवाइस पूछ रहा है। अच्छा, इसका डिवेल लैंग्वेज भी दिया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इन एज एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विथ ए कंप्यूटर बाय टाइपिंग टेक्स्ट। तो टेक्स्ट टाइप करने के लिए हम सामान्यतः कीबोर्ड का यूज करते हैं, और कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अब ध्यान दीजिएगा कि कीबोर्ड दो प्रकार का होता है। फर्स्ट प्रकार का कीबोर्ड को स्टैंडर्ड कीबोर्ड बोलते हैं, ठीक है, ये जो है स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। दूसरा कीबोर्ड को मल्टीमीडिया कीबोर्ड बोलते हैं। अच्छा, दोनों को पहचानेंगे कैसे। जैसे आपसे पूछता है कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन होता है, तो इसमें लगभग 108 बटन होता है, ठीक है। और ये रहा मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 120 ले, जैसे 120, 122, किसी में 128 भी होता है, तो सबका अलग अलग होता है। तो ये ध्यान देने योग्य बात रहेगा कि कीबोर्ड दो प्रकार का होता है। फर्स्ट मेरा स्टैंडर्ड हो जाएगा और दूसरा मल्टीमीडिया हो जाएगा। अब पहचानने का तरीका ये है, जैसे ये सारे बटन जो दिया हुआ है डायरेक्ट मल्टीमीडिया को कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए गाना को पुश करना है, प्ले करना है, साउंड को
कम करना है, ज़्यादा करना है, गाना को नेक्स्ट लगाना है या फिर पिछले गाने को सुनना है। तो ये सब अगर जिसमें दिया हुआ है बटन, ध्यान देकर देखिएगा कि जिसमें ये बटन दिया होगा उसको मल्टीमीडिया कीबोर्ड बोला जाता है। ठीक है, तो आप कीबोर्ड भी समझ गए होंगे कि कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड और दूसरा मल्टीमीडिया कीबोर्ड। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और मेरा अगला क्वेश्चन है, अच्छा चलिए इनमें से कुछ देख ले रहे हैं कौन कौन इनपुट डिवाइस और कौन कौन आउटपुट डिवाइस है। तो ये जो कीबोर्ड मेरा है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस में आता है, यानी कि जो भी डेटा एंटर कराया जाता है कीबोर्ड से ही डेटा एंटर कराया जाता है, तो ये मेरा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। स्कैनर देखे होंगे, जैसे स्कैनर, जैसे आप किसी जॉब का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उस समय डॉक्यूमेंट मांगता है, तो डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना होता है, तो स्कैनर के माध्यम से डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट का कार्य क्या होता है? डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। हार्ड कॉपी क्या होता है? जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्ड कॉपी में आ जाएगा। सॉफ्ट कॉपी कहने का मतलब किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के द्वारा ही देखा जा सकता है, वो सॉफ्ट कॉपी में हो जाएगा। तो आपका फ़ोटो भी अपलोड करना होता है, तो आप फ़ोटो इस मशीन में रखते हैं और मशीन से स्कैन करके कंप्यूटर में भेज देते हैं, तो इसका काम है हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाना। ट्रैक बॉल एक प्रकार का ये गेमिंग टाइप से होता है, माउस, जैसे माउस ही समझ लीजिए, माउस के जैसा ही ट्रैक बॉल होता है, गेम में से खेला जाता है। उसके बाद MICR, ये एक प्रकार का बोले तो स्कैनर है, जैसे आप कार्ड वर्ड स्वीप कर रहे हैं, देखिए इसमें कार्ड डाला हुआ है, कार्ड स्वीप कर रहे हैं, आप पेट्रोल पंप पे चले जाइएगा या फिर किसी दुकान पे चले जाइएगा, मॉल में चले जाइएगा, जो कार्ड स्वीप मशीन होता है ना, वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही होता है। टच पैड है, यानी कि लैपटॉप पे जो टच पैड होता है ये भी इनपुट डिवाइस होता है। ये टच पैनल जिसपे टीचर पढ़ाते हैं या फिर जिस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक एक गेम खेलने वाला, ये कंप्यूटर का एक पार्ट्स है, तो ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ये बारकोड रीडर, आप देखे होंगे कि मॉल में भी जाइएगा तो बहुत सारे, मतलब जितने भी आइटम्स होते हैं उन सभी को इस स्कैनर के द्वारा स्कैन करके कंप्यूटर में एंटर कराया जाता है। माउस भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, और OCR ये भी स्कैनर है, ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। तो ध्यान देने योग्य ये बात यह है कि आपको इन सभी पार्ट्स को याद रखना होगा, क्योंकि इस पार्ट्स का नाम से पूछ देता है कि ये कौन सा डिवाइस है। ठीक, अब आते हैं आउटपुट डिवाइस में। तो मॉनिटर आप देख रहे हैं, मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। इसका काम क्या है कि जो भी इमेज है उसको डिस्प्ले पर प्रदर्शित करा। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, यानी कि स्क्रीन पर जो भी डेटा उपलब्ध है, जो भी फाइल फोटो दिखाई दे रहा है, उनको प्रिंट निकालने के लिए। उसके बाद में स्पीकर, ये भी क्या करता है? मशीन के आवाज़ को बाहर फेंकता है, तो ये भी एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। अच्छा, इसका जस्ट अपोजिट होता है माइक। तो माइक एक प्रकार का क्या है? माइक एक प्रकार के इनपुट डिवाइस है और स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन भी कैसा है? तो हेडफोन अब आजकल तो डुअल मोड में आता है, इनपुट आउटपुट दोनों होता है। हालांकि हेडफोन का बात करें तो ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। प्रोजेक्टर भी एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस है। तो ये आप ज़रूर याद करके जाइएगा। अच्छा, याद करने योग्य कोई बात तो है नहीं, बस मशीन, अगर आप मशीन का कार्य जानते हैं तो फिर बता सकते हैं कौन इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस है। जैसे प्रोजेक्टर की ही बात करेंगे, ये क्या करता है? जो भी इमेज है ये पर्दे पर प्रकाशित करता है, यानी कि ये मशीन से इमेज निकाल कर कहाँ ये पर्दे पर दिखाता है। ये प्रकार का आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है मेरा कि MS एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। इस बार MS ऑफिस ले भर के क्वेश्चन पूछा हुआ था। जो लड़का MS ऑफिस पे काम करता होगा या फिर जो अच्छा से MS ऑफिस को पढ़ा होगा, वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर दिया होगा, या फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछा होगा सबका सब सॉल्यूशन कर दिया होगा। तो ये पूछ रहा है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर रहे हैं और उस अच्छा एक्सेल के जो भी सीट होता है ना, जिस पे काम करते हैं ना, इसको वर्कबुक बोलते हैं। एक्सेल के सीट को रो और कॉलम में डिवाइड कर दिया जाता है, ये सिस्टम ही डिवाइड करके देता है हमको। और ये जो खाली बॉक्स दिख रहा है ना, इस बॉक्स को सेल कहा जाता है, इस बॉक्स को सेल कहा जाता है। तो सेल का डिफिनेशन भी पूछता है, तो रो और कॉलम से मिलकर जो क्षेत्र, ये खाली क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसको सेल कहते हैं। जो भी डेटा आपको फिल करना होता है इस सेल में ही लिखते हैं। तो जैसे ही आप इस वर्कबुक पे काम कर रहे हैं, इसको सेव करना होगा, तो कीबोर्ड से कौन सा बटन दबाएंगे? तो सेव करने के लिए बटन ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा ही Ctrl+S बटन दबाइएगा। बात ये चारों ऑप्शन को भी करेंगे। Ctrl+P से क्या होता है? तो ये तो सेव हो गया, इसका से प्रिंट होता है। जैसे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो Ctrl+P बटन दबाएंगे, प्रिंट होगा। अच्छा, ओपन क्या है? जैसे मान लीजिए आप जिस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, जैसे एक्सेल में ही काम कर रहे हैं, आपको एक्सेल के जैसे पहले से एक्सेल का फाइल बना कर रखे हैं कंप्यूटर में, उसको ओपन करना है। मतलब पहले से कोई फाइल बना कर रखा गया है, उसको फिर से ओपन करना है एक्सेल में, तो Ctrl+A बटन प्रेस करेंगे और उस फाइल को चूज करके ओपन कर लेंगे। चाहे किसी भी प्रोग्राम में कर रहे हैं काम, पुराने फाइल को ओपन करना होता है तो Ctrl+O बटन का प्रेस किया जाता है। और Ctrl+N क्या होता है? तो न्यू डॉक्यूमेंट का ही है। Ctrl+N जो होता है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये चारों
ऑप्शन ध्यान रखिएगा, कंट्रोल एस से सेव होता है और कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, कंट्रोल ओ से ओपन होता है और कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है कि एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शीघ्रता से सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। हालांकि क्वेश्चन दोनों सेम है, बस एप्लीकेशन अलग अलग है। वहाँ एक्सेल का नाम पूछ लेता है, यहाँ पर पावर पॉइंट रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पावर पॉइंट हो या फिर एक्सेल हो या फिर अन्य कोई भी प्रोग्राम हो, सभी में सेव करने का एक ही ऑप्शन होता है, कंट्रोल एस बटन। ठीक है, यानी कि सामान्य डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल एस बटन का उपयोग किया जाता है। अगर आप मान लीजिए कंट्रोल एस बटन नहीं दबा रहे हैं, आपको डायरेक्ट ऑप्शन से करना है, तो आप चले जाइएगा फाइल मेनू में। अब फाइल मेनू में जाना होगा। फाइल मेनू में जाने के बाद में वहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलेगा आपको। जैसे ही सेव पर क्लिक करिएगा, एक बॉक्स खुल जाएगा और इस बॉक्स में इधर ड्राइव का नाम दिया रहेगा, सी ड्राइव, ई ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव दिया रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट को आपको डी ड्राइव में सेव करना है, तो डी ड्राइव पर क्लिक करिएगा। डी ड्राइव में जितने भी फाइल फोल्डर होंगे इधर दिखाई देने लगता है। ठीक, अब उस डी ड्राइव के किस फोल्डर में सेव करना है, हो सकता है आप क्लिक टू लर्न का एक फोल्डर बनाया है, आपको इसमें सेव करना है, तो इसको खोल लेना है। खोलने के बाद में आप जो भी डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं, किस नाम से सेव करना चाहते हैं, यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। नाम लिखने के बाद में नीचे सेव का ऑप्शन दिया रहता है, इस सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाएगा। बाकी इन चारों ऑप्शन के बारे में देख लिए, कंट्रोल ओ से ओपन, कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एस से सेव और कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। ठीक है, चार ऑप्शन को डील कर लिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज ओएस में डिलीट की गई फाइल डिफ़ॉल्ट रूप से कहाँ जाती है। यानी कि आप कंप्यूटर से किसी भी फोल्डर को डिलीट करते हैं तो कहाँ जाकर जमा होता है, बस यही पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर में एक रिसाइकल बिन नाम का फोल्डर होता है, यह हालांकि डेस्कटॉप पर ही दिखाई देता है। अच्छा, ये कचरे के डिब्बे के जैसा होता है ऐसा। ठीक, आपको पीछे तो मिल भी किया है, पीछे तो दिखा है आपको रिसाइकल बिन। तो जितने भी विंडोज ओएस बोल रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर से डिलीट की गई फाइल फोल्डर सभी के सभी रिसाइकल बिन में जाकर जमा हो जाता है। और डिलीट फोल्डर को पुनः वापस प्राप्त करने के लिए आपको रिसाइकल बिन में जाना होगा और रिसाइकल बिन में जाकर एक री स्टोर का ऑप्शन होता है। आप जैसे ही फोल्डर को सिलेक्ट करके री स्टोर कीजिएगा, जो फोल्डर जहाँ से डिलीट हुआ था ना, वहीं पर जाकर फिर से एक्सेस हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अगला ऑप्शन कह रहा है कि वे अस्थायी रूप से मिट जाते हैं, ये गलत बात है। क्लाउड भी गलत है और डाउनलोड दोनों भी, तीनों भी गलत हैं। यहाँ पर डिलीट किए गए फाइल फोल्डर डिफ़ॉल्ट रूप से रिसाइकल बिन में जाकर जमा होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः स्टोरेज डिवाइस में उपयोग की जाने वाली सीडी का पूर्ण रूप क्या है। मतलब सीडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, सीडी का फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क होता है। और डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। बात करेंगे सीडी का साइज़ कितना होता है, तो सीडी का जो साइज होता है ये 700 MB होता है। ठीक, और जो डीवीडी का साइज होता है ये 4.7 GB होता है। हालांकि अभी इसका तो ज़रूरत नहीं है, अब सबके मोबाइल में स्टोरेज काफ़ी हो रहा है। पेन ड्राइव में इसका स्थान पर आ गया, तो लोग पेन ड्राइव भी यूज कर रहे हैं और मोबाइल तो आजकल दे ही रहा है। तो आपको ये याद रखना होगा, पूछता है कि सीडी का साइज़ कितना होता है और डीवीडी का साइज़ कितना होता है। सीडी का साइज़ 700 MB होता है और डीवीडी का साइज़ 4.7 GB होता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 365 में किसी वर्कबुक को शीघ्रता से सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बस ये वही कह रहा है कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे सेव किया जाता है, शॉर्टकट की क्या है। तो प्रश्न को डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए एक ही शॉर्टकट है और ये है कंट्रोल एस। देखेंगे इन चारों ऑप्शन को। अच्छा, कंट्रोल सी से कॉपी होता है। बात करेंगे कॉपी क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई ये फोल्डर है, इस फोल्डर को एक जगह से दो जगह रखना है। कहने का मतलब कि ये फोल्डर यहाँ पर भी रहना चाहिए और एक जगह रहना चाहिए। तो इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल सी बटन दबाएंगे, कॉपी हो जाएगा। और इसको जहाँ रखना होगा, जैसे मान लीजिए आप डेस्कटॉप से कॉपी किए हैं और डी ड्राइव में रखना होगा, तो डी ड्राइव में जाकर आप कंट्रोल भी बटन दबा देंगे। यानी कि ये जो कंट्रोल भी है ये पेस्ट का है ऑप्शन। जैसे ही पेस्ट करेंगे यही फाइल डी ड्राइव में भी आ जाएगा और डेस्कटॉप पे भी रहेगा। ठीक, अच्छा, और एक तरीका होता है जैसे कट पेस्ट होता है। कट पेस्ट का मतलब होता है कि इस फोल्डर को यहाँ से हटाकर यहाँ करना। हटाने का मतलब ये यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। तो फिर इसको कंट्रोल एक्स बटन प्रेस करते हैं। इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एस बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल +X बटन प्रेस करेंगे।
ये यहाँ से हट जाएगा। हटने के बाद में अब आपको जहाँ रखना है, जैसे मान लीजिए डी ड्राइव में रखना है तो चले जाना है डी ड्राइव में और यहाँ पर कंट्रोल भी बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही कंट्रोल भी बटन प्रेस करिएगा ये फोल्डर यहाँ से हट कर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉपी का, ये हो जाएगा पेस्ट का और ये हो जाएगा प्रिंट का। कंट्रोल पी प्रिंट का कमांड है। चलिए चारों भी देख लिया और अगला ऑप्शन फिर से देख रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो पावर पॉइंट में अपना कार्य सेव करने की मानक विधि क्या है, यानी कि कौन सा तरीका है जिसके द्वारा पावर पॉइंट में जो भी स्लाइड बनाए हैं उस स्लाइड को कैसे सेव किया जा सकता है। देखते हैं प्रश्न को। पहला कर रहा है कि डिजाइन टैब से सेव चूज करें, तो ये एक डिजाइन टैब होता है। हालांकि ये बात तो बिल्कुल ही गलत है कि डिजाइन टैब में सेव होता है। सेव का ऑप्शन डिजाइन टैब में नहीं होता है। सेव का ऑप्शन कहाँ होता है, तो सेव का ऑप्शन फाइल में होता है, फाइल टैब में होता है। आगे कह रहा है कि बिना सेव किए गए प्रोग्राम से बाहर निकले, नहीं ये मानक विधि नहीं है। हालांकि बाहर निकलने के बाद भी एक बार पूछता है कि क्या आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, लेकिन ये मानक विधि नहीं होगा। आगे कह रहा है कि इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। इंसर्ट टैब पर भी क्लिक करने पर ये जो डॉक्यूमेंट है सेव नहीं होगा। अगला कह रहा है कि फाइल टैब का उपयोग करें और सेव चुनें या कंट्रोल बटन दबाएं। ये बिल्कुल ही सत्य बात है कि आप फाइल टैब में चले जाइएगा। जैसे ही फाइल टैब में जाइएगा तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, उसमें कहीं ना कहीं आपको दिखेगा सेव, उस सेव पर क्लिक करिएगा तो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, विंडोज ओएस में कौन सा डेस्कटॉप अवयव उपयोगकर्ताओं को डिलीट की गई फाइल और फोल्डर को रिस्टोर करने की सुविधा देता है। तो मैंने पहले भी आपसे डील कर चुका हूँ कि जितने भी फाइल फोल्डर होते हैं, जैसे जितने भी फाइल फोल्डर कंप्यूटर से डिलीट होते हैं सभी के सभी जाकर कहाँ जमा होते हैं, तो रिसाइकल बिन में जाकर जमा होते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि जैसे आप गलती से डिलीट कर दिए हैं, फिर जानबूझ के डिलीट किए हैं, अब इसको वापस फिर से पुनः प्राप्त करना है, यानी कि पुनः हमको वापस चाहिए। जैसे कोई फ़ोटो ही डिलीट हो गया है, उसको फिर से मुझे चाहिए, तो चले जाएंगे रिसाइकल बिन में और रिसाइकल बिन में जाने के बाद में उस फोटो पे क्लिक करेंगे, यानी कि राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो रीस्टोर का ऑप्शन आएगा। ठीक, जैसे रीस्टोर करेंगे जहाँ से डिलीट हुआ था फिर से वहीं पर जाके जमा हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रिसाइकल बिन। ठीक, चलते हैं। अच्छा, इस सभी को भी देख लिया जाए। ये हो कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल क्या होता है, जैसे हम लोग के मोबाइल में सेटिंग होता है ना, उसी तरीक़ा से कंप्यूटर का सेटिंग कंट्रोल पैनल से होता है। स्टार्ट मेनू, तो ये स्टार्ट मेनू आप देखिएगा विंडो का लोगो होता है, तो विंडो का लोगो को ही स्टार्ट मेनू ही बोलते हैं। उसके बाद में टास्क मैनेजर, तो टास्क मैनेजर क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम खुला हुआ है, जितने भी एप्लीकेशन खुला हुआ है, उन सभी का लिस्ट प्रदर्शित करता है, उसी को टास्क मैनेजर कहते हैं। बाकी रिसाइकल बिन के बारे में जान ही गए, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि एम एस पावर पॉइंट का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि एम एस पावर पॉइंट का मुख्य कार्य क्या है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का मुख्य कार्य क्या है, तो स्टूडेंट का मुख्य कार्य पढ़ाई करना। उसी तरीक़ा से पावर पॉइंट का मुख्य कार्य क्या है। पावर पॉइंट एक एम एस ऑफिस का एप्लीकेशन है, तो एम एस ऑफिस में बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, उसका एक पार्ट एम एस पावर पॉइंट भी है। तो इसका मुख्य कार्य है स्लाइड बनाना, यानी कि अभी हम जिस पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, ये पावर पॉइंट में ही बनाया हूँ मैं। ठीक है, यानी कि स्लाइड बनाया जाता है। स्लाइड करने का मतलब कि ये छोटा छोटा जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें कंटेंट को भरा जाता है। आप कंटेंट में फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं, कोई फाइल भी ऐड कर सकते हैं, आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। इनको सभी को ऐड करके एक प्रस्तुति बनाया जाता है और इसको बाद में फिर हम वीडियो के माध्यम से भी चला सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्लाइड शो बनाना और प्रस्तुत करना। जैसे आप प्रचार देख सकते हैं, जैसे कभी कभी प्रचार देता है, तो उसी तरीक़े से ये प्रचार की तरह हो जाएगा कि हम बहुत सारे स्लाइड ऐड कर दिए हैं, उसमें हम वॉइस भी ऐड कर दिए हैं, वीडियो भी ऐड कर दिए हैं। जैसे ही हम प्ले करेंगे ना, तो ये सारे के सारे ये सारा स्लाइड जो होगा प्ले होने लगेगा, वीडियो चलने लगेगा। हालांकि पावर पॉइंट के बारे में आपको विस्तृत जानकारी हम दे देंगे। अभी तो इस क्वेश्चन कराने के बाद में हम पूरा का पूरा एम एस ऑफिस पढ़ाएंगे और जितने भी एम एस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा फिर से आपको कराया जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है। लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है, तो पहले समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में ओएस बोलते हैं। ओएस एक ऐसा एप्लीकेशन है जैसे जितने भी हार्डवेयर होता है ना, उन सभी हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ता है, यानी कि सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ता है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, तो गाड़ी बिना ड्राइवर को तो चलेगी नहीं। तो उसी तरीक़ा से कंप्यूटर को चलाने के लिए एक एप्लीकेशन चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए।
उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जब तक आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम है तब तक आपका कंप्यूटर कार्य करेगा। जैसे ही आपका सिस्टम से ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो जाता है उसी दिन आपका कंप्यूटर कार्य करना बंद कर देगा। यानी कि इसको चालू करिएगा तो चालू नहीं होगा, पावर आएगा यानी कि डिस्प्ले में पावर आएगा, कीबोर्ड में पावर आएगा, लेकिन ये कार्य की स्थिति में नहीं रहेगा, यानी कि इसको कमांड देने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध स्थापित करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य हो जाएगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मान लीजिए आपको नाम सुने होंगे विंडोज 7 ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब तो नया सबसे लेटेस्ट विंडो 11 आया है, तो ये सारे के सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। पिछले बात करेंगे तो XP भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद में एक 97 आता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद में मैक OS ही होता है जो एप्पल के कंपनी देता है, तो मैक OS भी होता है। हालांकि ये विंडो में काम नहीं करेगा, ये मैक में ही काम करेगा। तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और दो और ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, लिनक्स। तो लिनक्स भी एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। उसके बाद में और एक होता है निक्स, ये दोनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स जो होता है वो ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 365 में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इस पर तो ज़्यादा डील करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे Ctrl+Z अंडू का होता है। अच्छा, ये अंडू मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई यहाँ से अभी फोल्डर डिलीट किए हैं, ठीक है, गलती से डिलीट हुआ है, अभी भी डिलीट हुआ है, तो आपको रिसाइकल बिन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप Ctrl+Z बटन दबाइएगा, पुनः ये वापस आ जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए आप कोई लेटर लिखे, जैसे कंप्यूटर लिखे हैं, ठीक, अब इसके बाद में कंप्यूटर के बाद में और एक वर्ड मैं लिख देता हूँ, वर्ड ही लिख देता हूँ। जैसे ही Ctrl बटन दबाइएगा ना, जैसे Ctrl बटन दबाइएगा तो मैंने आपको लाइव दिखा दे रहा हूँ। पहले D डिलीट होगा, सॉरी ये तो पूरा ही डिलीट हो गया। यहाँ से जैसे ही आप Ctrl+Z बटन दबाइएगा, पहले D डिलीट होगा, उसके बाद में R डिलीट होगा, फिर O डिलीट होगा, फिर W डिलीट होगा। उसी तरीके से सारे का सारे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब आपको जो भी कमांड लागू किए उसको पीछे जाने के लिए, यानी कि कमांड को कैंसिल करने के लिए Ctrl+Z ऑप्शन यूज किया जाता है। उसके बाद करेंगे Ctrl+C, ये कॉपी का कमांड हो जाएगा। उसके बाद में V के कहिएगा तो ये पेस्ट का कमांड हो जाएगा, और ये X का कहिएगा तो ये कट का कमांड हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट है। हालांकि ये पीछे बार भी देख लिए थे, इस पर ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो इसका शॉर्टकट की है Ctrl+S बटन है। ठीक है, सेव करने के लिए Ctrl+S बटन, हालांकि Alt+S नहीं, कुछ नहीं है, Tab+S भी नहीं है, Ctrl की है, ये हाइपरलिंक को ओपन करने के लिए। आपको आगे बताएंगे हम हाइपरलिंक क्या होता है, क्वेश्चन में भी है। तो हाइपरलिंक को ओपन करने के लिए Ctrl के बटन दबाया जाता है। उसके बाद में आगे चलेंगे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना उसे अस्थायी रूप से डिलीट कर देगा। अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, दोनों लैंग्वेज पढ़ना जरूरी है। आप देख लीजिए कि परमानेंटली लिखा हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्शन इन ए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विल परमानेंटली डिलीटेड ए फाइल विदाउट सेंडिंग टू ए रिसाइकल बिन। ये कह रहा है कि कंप्यूटर से किसी फाइल फोल्डर को किस तरीक़ा से डिलीट किया जाए कि रिसाइकल बिन में नहीं जाए। आपको पता होगा कि कंप्यूटर से जो भी डेटा डिलीट करते हैं सारा का सारा रिसाइकल बिन में जमा हो जाता है जाकर, लेकिन ये कह रहा है कि रिसाइकल बिन में जमा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप शिफ्ट बटन पकड़कर डिलीट दबा दीजिएगा। पीछे भी हम चर्चा की है, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन कीबोर्ड से दबा दीजिएगा। जैसे शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबाइएगा ये परमानेंट रूप से डिलीट हो जाता है। अब ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, और जब रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा तो इसको पुनः रिस्टोर भी नहीं किया जा सकता है। तो इसका कहने का मतलब है कि किसी भी फोल्डर को या फिर फाइल को परमानेंट रूप से डिलीट करना होगा तो कैसे डिलीट करेंगे, तो परमानेंट से डिलीट करने के लिए शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, परमानेंट रूप से डिलीट हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि एक्सेल वर्कबुक में किए गए परिवर्तनों को नए फाइल नाम से संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक है। यानी कि जब भी आप एक्सेल के फाइल है, इस एक्सेल के फाइल में जो भी परिवर्तन किए हैं, परिवर्तन कहने का मतलब कि एडिटिंग, जैसे इस सेल में जो भी आप लिखे हैं, इस सेल में जो भी लिखे हैं
इस सेल में जो भी लिखे हैं, इस सेल में जो भी लिखे हैं, इन सभी को डिलीट करके इसका जगह पर कुछ और लिख दिया गया है। यानी कि जो भी चेंजिंग करना है, आप चेंजिंग कर दिए हैं, तो चेंजिंग करने के बाद में उसको फिर से कैसे सेव करेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए कह रहा है, पहला कि फाइल टाइप से प्रिंट पर क्लिक करें। प्रिंट तो कोई मतलब ही नहीं है, बिना सेव किए एप्लीकेशन को बंद करें। नहीं, ये सेव करने के बोल रहा है तो बिना सेव किए कैसे बंद कर देंगे। आगे करेगा सेव एज को सिलेक्ट करना और एक नए नाम का स्थान पर चयन करना। हाँ, ये सही है। अच्छा, दो चीज़ होता है, दोनों को समझ ले रहे हैं। एक होता है सेव है, ठीक है, और दूसरा होता है सेव एज है, ठीक है। तो सेव एज क्या है, तो एक नया पेज लेकर समझते हैं कि सेव और सेव एज क्या है। चलिए नहीं, यहीं पर समझते हैं, क्योंकि नया पेज के ऑप्शन तो हमें दिख नहीं रहा है अभी। जैसे मान लीजिए ये कोई डॉक्यूमेंट बना है, यहाँ पर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप कोई डॉक्यूमेंट बना है, इसमें आप ए लिखे हैं, बी लिखे हैं और सी लिखे हैं, ठीक। दूसरा डॉक्यूमेंट एक बना है, आप चलिए दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं, अभी एक डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ए बी सी लिखे हैं। अब इसको सेव कर दिए हैं, किसी नाम से सेव कर दिए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि ये जिस तरीक़ा से बनाया गया है, और एक फोल्डर बनाए हम, या और एक फ़ाइल बनाएं और उस फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करें। अच्छा, इसको समझने के लिए हम दूसरा आपको तरीका बता रहे हैं। हाँ चलिए, जैसे मान लीजिए ये फोल्डर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर फादर्स नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर मदर्स नेम लिखा हुआ है, और भी नीचे डिटेल्स लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, पिताजी का नाम लिखिएगा, मम्मी का नाम लिखिएगा, नाम लिखकर इसको सेव कर दीजिएगा, ठीक। अब आप सोच रहे हैं, जैसे मान लीजिए दूसरा बंदा है या फिर आपका भाई ही है, आप सोच रहे हैं कि उसका भी हम अपना, ये जैसे अपना बनाया हूँ डॉक्यूमेंट ना, उसका भी इसी तरीके का बना दूँ। तो जैसे मान लीजिए इसको बनाने में आपको हो सकता है 30 मिनट लगा है, तो आप फिर से पेज लीजिएगा, फिर से नाम लिखेगा, फिर से फादर्स नेम, फिर से मदर्स नेम लिखेगा। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही फोल्डर को खोल लीजिएगा, अपनी फाइल को खोल लीजिएगा और अपने नाम के जगह पर अपने भाई का नाम लिख दीजिएगा। पापा का नाम तो सेम ही रहेगा, अगर दूसरे किसी को बना रहे हैं तो उसके पापा का नाम लिख दीजिएगा, उसके मदर का नाम लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर सेव मत करिएगा, अगर सेव कर रहे हैं गलती से भी, तो आपका नाम, पापा का नाम और मम्मी के नाम आपका वाला हट जाएगा, जो नए व्यक्ति के लिखे हैं ना इसका आ जाएगा। तो आपको गलती से भी सेव नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको सेव एज ऑप्शन का यूज करना है। सेव एज ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो फाइल में चले जाइएगा, फाइल में आपको दिखाई देगा सेव एज। अब सेव एज ले लीजिएगा, या फिर इसका शॉर्टकट होता है F12, कीबोर्ड में F12 भी बटन दबाइएगा ना, तो सेव एज ऑप्शन का सेव एज ऑप्शन का सेव एज का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर एक बॉक्स खुल जाएगा और उस बॉक्स में फिर से पूछेगा कि ये जो फाइल सेव करना चाहते हैं कहाँ सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसका आप लोकेशन दे दीजिएगा, उसके बाद में इसका नया नाम दे दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका नाम ए है, तो आपका तो ए नाम से सेव है। अब जो नया बंदा का बनाया है ना, इसका नाम बी है, तो इसका नाम बी देकर सेव कर दीजिएगा। ऐसे क्या होगा कि आपका भी डॉक्यूमेंट सुरक्षित रह जाएगा और नया बंदा का भी डॉक्यूमेंट सुरक्षित रह जाएगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर आपको बनाने में 30 मिनट लगा है, तो दूसरे व्यक्ति को बनेगा तो 30 मिनट ना लगकर हो सकता है 10 मिनट लगे या फिर 5 मिनट लगे, क्योंकि यहाँ जो नेम लिखे हैं इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ फादर्स नेम लिखे हैं, इसको ज़रूरत नहीं है, उसके पिताजी का जो नाम है वो चेंज करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे काफ़ी टाइम भी बच जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 365 में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ये MS वर्ड की बात कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहा है। बोल्ड कह रहा है, जैसे मान लीजिए ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं बोल्ड ही लिख दिया हूँ। बोल्ड का मतलब मोटा कह रहा है कि इसको और मोटा करने के लिए और बोल्ड दिखने के लिए कीबोर्ड से कौन सा बटन दबाएंगे। मैंने नीचे इसको कर दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें तो बोल्ड हो ही जाएगा। यहाँ से मैंने इसको मोटा ले लिया, अब देखिए बोल्ड है, BOLD बोल्ड। इसके बारे में बात कर रहा है कि ये जो पतला है ना, इस पतला से मोटा करना है किसी टेक्स्ट को, पतला से मोटा कैसे करेंगे। तो पतला से मोटा करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है, तो यहाँ से कंट्रोल B हो जाएगा, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट को मोटा करना होगा यानी कि बोल्ड करना होगा तो कीबोर्ड से कंट्रोल B बटन दबाएंगे। अच्छा, कंट्रोल B बटन कब दबाएंगे तो पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में कीबोर्ड से कंट्रोल B बटन दबाएंगे, वो बोल्ड हो जाएगा। इसके बारे में बात कर लें, कंट्रोल U क्या है, तो ये अंडरलाइन है। अच्छा, अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन देना होगा ना, तो इसी को अंडरलाइन बोलते हैं, तो ये अंडरलाइन आ जाएगा। कंट्रोल D का मतलब डुप्लीकेट होता है।
ठीक है। किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट मतलब कॉपी करने के लिए कंट्रोल बी बोल्ड तो हो ही गया, और कंट्रोल आई इटैलिक होता है। अब इटैलिक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कर्सिव लिखना है, टेक्स्ट को कर्सिव लिखना है, तिरछा तिरछा, तो तिरछा तिरछा लिखने के लिए इटैलिक यूज किया जाता है, मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, उसे इटैलिक कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन पर कार्य करते समय कंट्रोल एस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करने के लिए फिर से एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर कार्य करते समय कंट्रोल एस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है, यानी कि कंट्रोल एस बटन क्यों दबाते हैं। तो आपको पता है कि कंट्रोल एस बटन डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए दबाया जाता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ईमेल के माध्यम से प्रेजेंटेशन साझा करना, ये गलत है। सेव करने की बात कर रहा है तो यहाँ पर साझा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंटेशन विंडो को तुरंत क्लोज करना, क्लोज करने के लिए भी नहीं बोल रहा है। आराम से स्लाइड को शुरू करना, मतलब स्लाइड को एक से शुरू करना है, इसका भी बात नहीं कर रहा है। फाइल में किए गए परिवर्तन को सेव करने के लिए, हाँ सही है, फाइल में जो भी परिवर्तन करेंगे उसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस बटन प्रेस किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम यहीं तक स्थगित करते हैं प्रश्न को, और अगले क्लास में इसके बाद का जो भी सेशन होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, उन सारे क्वेश्चन को कराया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हालांकि बहुत सारे लोग बीच में भी लाइक करने को बोलते हैं, तो बीच में आपका क्लास डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से मैंने बीच में ऐसे कोई भी डिस्टर्बेंस वाली बात नहीं किया है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो इसको शेयर भी कीजिएगा।